ओके, हमारी जो आज की जो क्लास है EC2 के ऊपर। EC2 बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से आपकी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, VMware के ऊपर वर्चुअल मशीन्स होती हैं, इसी तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर जो है EC2 होता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। दो दफ़ा से आ रहा है तो इसलिए आ रहा है EC2। ठीक है, तो इसमें हम मशीन्स बनाते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप उसमें रैम सेलेक्ट करते हैं, उसमें उसका EBS होता है, ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो आपके हार्ड डिस्क आप कह लें, ठीक है, वो सेलेक्ट होता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर AMIs हैं, स्नैपशॉट हैं, वॉल्यूम्स हैं, तो काफ़ी डिटेल्स हैं उसको EC2 को इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। Amazon EC2 इंट्रोडक्शन। Amazon EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। जैसे आपको मैंने बताया EC2 क्या मतलब क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। AWS EC2 is the backbone of AWS. AWS EC2 offers scalable computing capacity and allows business subscribers to run applications and programs in the cloud environment. कोई भी आपने एप्लीकेशन हो, कोई भी आपकी कोई प्रोग्राम हो, किसी भी किस्म की चीज़ हो, तो आप वो EC2 मशीन, वर्चुअल मशीन्स आप उसमें बनाते हैं, इस पर अपनी एप्लीकेशंस वगैरह चला सकते हैं। हाईली स्केलेबल है, ठीक है, आप जो है उसकी रैम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल है 32 TB तो मेरे ख्याल से गूगल देते हैं, तो काफ़ी बड़ी रैम ले सकते हैं, इसकी कंप्यूट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, एक जो है ये EC2 बैकबोन तो है AWS की, लेकिन लोग जो ये समझते हैं कि EC2 AWS की पहली सर्विस है। EC2 AWS की पहली सर्विस नहीं है। सबसे पहली सर्विस जो थी उसकी वो SQS है, ठीक है। तो EC2 जो है वो काफ़ी बाद में आया है। तो क्योंकि लोग जो क्लाउड को जानते हैं वो उसी वर्चुअल मशीन्स और कंप्यूट के हवाले से इसको जानते हैं, लेकिन ये जो है अमेज़ॉन की सबसे पहली सर्विस नहीं है। हाँ, बैकबोन ज़रूर है, लेकिन सबसे पहली सर्विस ये इसकी ये नहीं है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं? इलास्टिक वेब स्केल कंप्यूटिंग, ये स्केलेबल है, हाईली स्केलेबल है। Amazon EC2 enables to increase और decrease capacity within minutes, not hours or days। ठीक है, आप जो है सिस्टम शट डाउन करेंगे और जो आपने रैम 4 GB करनी है, उसको आपने 8 GB करना है, उसको 8 GB करें, उसको ऑन करें, आपके सिस्टम की जो है वो रैम जो है 8 GB हो जाती है। तो ये ऑन दी हुआ है, एक मिनट। फीचर्स को देख लेते हैं, फीचर्स के क्या क्या हैं। EC2 वर्चुअल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट नोन एज इंस्टेंसेस। ठीक है, आपकी जो VMware ये सिक्स है, उसको VMware जो है वर्चुअल मशीन VM कहते हैं उसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो अमेज़ॉन में है उसको इंस्टेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, हम उनको इंस्टेंसेस कहते हैं। प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स फॉर योर इंस्टेंसेस नोन एज अमेज़ॉन मशीन इमेज AMI। पहले से जो है आपकी बनी बनाई AMI अमेज़ॉन ने रखी हुई होती हैं, ठीक है। आप अपनी भी AMI बना सकते हैं, और पहले से जो बनी बनाई AMIs होती हैं वो भी होती हैं। जिसमें आपको पता है कि आप मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो सोचेंगे आपको मशीन्स मिल सकती हैं, सिस्को की, अवाया की, जूनिपर्स की, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ की आपको वहाँ पे बनी बनाई आपको AMI मिल सकती है वहाँ पे। चैट्स में देख लूँ आप लोग। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये AMI आप अपनी मशीन्स की बना सकते हैं। जैसे आपने कोई मशीन बनाई, उस पर आपने कोई डिप्लॉयमेंट करी, कोई आपने अपना एप्लीकेशन बनाया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस तरीके से उसी मशीन की क्लोन बन जाए, तो आप उसको कहलाते हैं अमेज़ॉन मशीन इमेज AMI कहलाती है वो। तो आप अपने उस मशीन की जो है पूरी क्लोन AMI बना सकते हैं, और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। उस AMI के ज़रिए से आप और डिफरेंट मतलब मशीन्स और बना सकते हैं। एक AMI बना लिया आप, उससे आपने 10 मशीन्स और बना ली, तो ये आप कर सकते हैं। इस तरीके से कम्युनिटी बेस होता है, वहाँ पे भी लिनक्स की मशीन्स वगैरह जो फ्री मशीन्स होती हैं AMI वो रखी हुई होती हैं,
और जो पेड होती हैं जैसे विंडोज़ वगैरह की होती हैं, कुछ लिनक्स मशीन भी पेड होती हैं, तो उनकी भी जो है AMIs पहले से बनी बनाई प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स, पहले से बनी बनाई AMIs वहाँ पे रखी हुई होती हैं। Diverse processor capacity, memory, storage, and networking configurations for the instances called instance types. डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी और उसकी कंप्यूटेशन रखी हुई होती है। तो उसमें ये नहीं होता कि आप जो है AWS में ये चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर सकते कि जो है मैं मतलब कि 512 GB की मैं रैम ले रहा हूँ और जो प्रोसेसर है वो मैं छोटा सा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी पूरी आपस में कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ होता है पहले से, आप में से वो आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लाइक 16 GB की रैम है तो उसके साथ 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, 8 GB की रैम है तो 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे ये बने बनाए कॉम्बिनेशंस पहले से रखे हुए होते हैं, आपको उसमें से उस टाइप में से आपको अपना सेलेक्ट करना था कि आपको कौन सा चाहिए। सिक्योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन फॉर द इंस्टेंस बाय यूजिंग की पेयर्स जैसे मैंने आपको बताया, की पेयर्स आप बनाते हैं और उसके ज़रिए से आपका सिक्योर लॉगिन होता है, वो वन टाइम बनता है और उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसी के ज़रिए से आपकी जो है आप अपनी मशीन्स को लॉगिन करते हैं, ठीक है। अगर वो मिस हो जाती है तो फिर समझ लें कि आपकी मशीन भी गई। Persistent storage volume for the data using Amazon Elastic Block Storage EBS known as Amazon EBS Volume। Persistent storage होती है कि जिस तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी Amazon की EBS वॉल्यूम्स कहलाती हैं, ठीक है, जो कि persistent storage होती हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसके अंदर GP2 होता है, IO1 होती है और मैग्नेटिक होती है, ठीक है। ये सारी जो है वो रूट वॉल्यूम्स हैं, इसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दो और होती हैं, कोल्ड स्टोरेज होती है, थ्रूपुट स्टोरेज होती है, ठीक है। इन दो स्टोरेज टाइप्स के ऊपर जो है आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, आप अपना डाटा तो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जब हम लैब करेंगे तो लैब के अंदर उसके अंदर मैं आपको बाकायदा ऑप्शन हम दिखाएंगे कि जब आप पहली जो ड्राइव बनती है वो रूट वॉल्यूम बनती है, ठीक है, और उसमें आपको 3 टाइप्स आ रही होती हैं, GP2, IO1 और मैग्नेटिक आपको शो कर रहा होता है। जो आप अपने एक और ब्लॉक स्टोरेज एक और ऐड करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको वो कोल्ड स्टोरेज और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज स्टोरेज आपको जो है वो शो करा रहा होता है। Multiple physical locations for resources such as Amazon EBS instances and volumes called regions and availability zones। इसके अंदर एक थोड़ी सी लिमिटेशन है, वो ये है कि जिस AZ के ऊपर आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है, या आप EBS कह लें, ठीक है, EBS वॉल्यूम होगी, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आप जहाँ पर होगा तो वहीं पर ही आपका जो है आपकी मशीन बनेगी। EC2 की मशीन भी जो है उसी अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम कहीं और पर हो, कहीं और हो और मशीन कहीं और हो, ठीक है। अगर आपने मशीन कहीं और बनानी तो आपने उसी वॉल्यूम का आप स्नैपशॉट लेंगे और उस स्नैपशॉट के ज़रिए से आप दूसरे AZ के ऊपर जो है आप फिर मशीन बना सकते हैं, मतलब कि सेम जगह पर जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए। A firewall that allows to specify the source protocols, ports and IP ranges that can reach the instance by using security groups। security groups के ज़रिए से आप जो है उस मशीन तक आप पहुंच सकते हैं। आप अपने इसमें आप RDP को ओपन करेंगे, आप उसमें डिफ़ाइन करेंगे कि ये मशीन या ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन है, मतलब सारी दुनिया के सारे इंसान उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो है ये सिर्फ कोई सेलेक्टेड रेंज ऑफ IPs है वहाँ से हो सकती है, या फिर जो मेरे सिस्टम की IP है, ठीक है, वहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर जो है मेरे ऑफिस की IP है मैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स के ज़रिए से होता है। तो ये भी हमारे लैब के अंदर शामिल है कि किस तरीके से आप सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और आप अपनी EC2 मशीन्स को जो है एक्सेस कर सकेंगे। Storage volumes
for temporary data that's deleted when instance stop or terminate known as instant store volume. Ephemeral storage होता है जो कि इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स भी कहलाते हैं, जो कि persistent स्टोरेज नहीं होती वो, ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। और वो ये होता है अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तब तो वो आपकी वॉल्यूम नज़र आएगी, लेकिन अगर आपने सिस्टम को स्टॉप और स्टार्ट किया तो वो फिर स्टोरेज आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये खैर हर इंस्टेंस टाइप के साथ ये आपको स्टोरेज नहीं मिलती, बल्कि जो बड़ी मशीन्स होती हैं उनके साथ जो है आपको ये इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम आपको मिलता है, ठीक है। हाइबरनेशन फॉर EC2 इंस्टेंसेस गिविंग यू द एबिलिटी to launch EC2 instances, set them up as desired, hibernate them and then bring them back to life when you need them, ठीक है। आप जिस तरीके से हम एक नॉर्मल सिस्टम होता है उसको हाइबरनेट कर लेते हैं, इसी तरीके से आप जो है अपनी EC2 मशीन्स को भी जो है वो हाइबरनेट कर सकते हैं। Metadata known as tags that can be created and assigned to Amazon EC2 resources, आप इसकी जो मेटाडाटा होता है, ठीक है, उसकी टैग्स होती हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। बल्कि जब आप EC2 मशीन बनाते हैं तो आपको फ्रंट पर ही इसका पूरा मेटाडाटा आपको शो कर रहा होता है कि ये मशीन कौन से AZ के अंदर है, इसकी IP क्या है, और इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको EC2 मशीन जब बनाते हैं तो आपको फ्रंट पे वो शो कर रहा होता है कि इसकी इंस्टेंस की ID क्या है, और भी डिफरेंट इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो हो रही होती है। Amazon EC2 instances. An EC2 instance is a virtual server in Amazon Elastic Compute Cloud to run applications on the Amazon Web Services infrastructure, ठीक है। ये तो है इंस्टेंस की डेफिनेशन है जो कि हम पता है कि EC2 क्या होता है। Before launching a production environment on AWS EC2 instance, user should have the clear business computing requirement, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी मशीन लेनी है। पता कि आपको रिक्वायरमेंट तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन आपने मशीन जो है वो बहुत बड़ी मशीन ले ली, ठीक है। तो जितनी बड़ी मशीन लेंगे उतने ही पैसे आपको ज़्यादा उसके चार्जेस लगेंगे। इसमें एग्जांपल क्या है कि आपका बिजनेस नेचर में कंप्यूटिंग यूसेज फॉर द रनिंग एप्लीकेशन, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मेमोरी और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, नेटवर्क की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कितना नेटवर्क थ्रूपुट आपको चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, Amazon EC2 डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स टू इनेबल दैट मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स हैं, अभी आपको नीचे स्लाइड में आपको आएगी, पता चलेगा कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं EC2 की, इंस्टेंस टाइप्स हैं। तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि जो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट। इंस्टेंस टाइप्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है करंट जनरेशन इंस्टेंस टाइप्स है, और दूसरी है प्रीवियस जनरेशन इंस्टेंस टाइप्स है। फिर इन दोनों के अंदर जो है ये 5 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। जनरल पर्पस फैमिली है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, और एक्सलेटेड ऑप्टिमाइज है। जनरल पर्पस है एक सिंपल जो एक जनरल सी मशीन होती है, ठीक है, 2 GB रैम है, 2 प्रोसेसर है, इस तरीके से। एक होती है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, इसमें आपके क्या होंगे, प्रोसेसर आपके बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटेशन का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज मशीन लेंगे। इस तरीके से मेमोरी ऑप्टिमाइज है तो उसकी जो क्या होगी, मेमोरी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लाइक 32 GB रैम होगी तो उसके साथ जो है वो 4 प्रोसेसर होंगे। तो लेकिन ये पूरा एक पैकेज बना होता है, उसके अंदर आपको जाके सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, ठीक है, आपने जो है वो हाई स्पीड जो है स्टोरेज लेनी है, ठीक है। एक्सलेटेड कंप्यूटेड है, ये और ज़्यादा एक्सलेशन के साथ जो है वो काम करती है। तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म की फैमिलीज़ हैं, तो वो आपको जो है पता होना चाहिए उसको डिटेल में, डेप्थ में, कि आपको जो आप एप्लीकेशन है, अपने सॉफ्टवेयर है, जो भी बनाने जा रहे हैं, जो आपकी नीड है, तो आपने कौन सी जो है टाइप या फैमिली आपने जो है उसको यूज़ करना है। Amazon मशीन इमेज AMI, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। An Amazon machine image AMI provides the information required to launch an instance, which is a virtual server in the cloud. You must specify a source AMI when you launch an instance. इसको पहले आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम जो है वो मैं दिखाया था, उससे थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ जाएगा
कि ये आपका इंस्टेंस होता है, आपने एक अपनी EC2 की मशीन बनाई, ठीक है, और उस EC2 मशीन से आपने अपनी एक AMI बनाई, AMI इमेज, ठीक है, और उस इमेज के ज़रिए से आपने मल्टीपल आपने इंस्टेंसेस बना लिए, ठीक है, जो कि सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे जो कि पहले आपने एक EC2 मशीन बनाई है, ठीक है। तो लोग करते ये कि आप जो ऑफिस एनवायरनमेंट होता है कि उसमें एक मशीन बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें सारी अपनी वर्किंग पूरी कर लेते हैं और उसके जो है उसका एक AMI बना लेते हैं, ठीक है। आप जैसे भी मैं आपको ऑटो स्केलिंग पढ़ाऊँगा आगे चल के, तो ऑटो स्केलिंग में भी यही होता है कि आपने पहले एक मशीन पूरी प्रॉपर बना ली और उसके बाद उसका AMI बनाया, वो AMI आपने जो है अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो आप AMI रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब भी वो ऑटो स्केल करेगा, जब भी वो नई मशीन बनाएगा, तो वो उसी AMI को लेके वो नई मशीन बनाता है, ठीक है। और अगर रिमूव भी करेगा तो उसी मशीन को रिमूव करेगा। तो एक दफ़ा ये बन जाता है ऑटो स्केलिंग का ग्रुप जो है, तो फिर वो मशीन्स फिर बनती रहती हैं, ठीक है, फिर आपने कुछ देखना नहीं होता। तो ये खैर ऑटो स्केलिंग का पार्ट है, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इस तरीके से ये AMI काम करता है। An AMI includes the following: a template for the root volume for the instance, for example an operating system, an application server and applications, ठीक है। आप जो मैंने आपको बताया आपका एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से बनाया होगा। Launch permissions that control which AWS accounts can use the AMI to launch instances, ठीक है। आपका ये AMI कौन सा यूज़र कौन सा अकाउंट है इसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें परमिशन लगा सकते हैं। A block device mapping that specifies the volumes to attach the instance when it is launched, ठीक है। जब भी ये लॉन्च होगी मशीन तो उसके साथ कौन सा वॉल्यूम इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, ये भी इसके अंदर डिफाइन होता है। तो ये एक थोड़ा सा दिखाया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है AWS EC2 का क्या है। इसको तो ये थोड़ा सा साफ नज़र आ जाएगा यहाँ से। ये देखें, ये आपका AWS का रीजन है, आपका ये पूरा, ठीक है। आपका कोई डोमेन है yourdomain.com और ये आपकी इंस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। अमेज़ॉन की आपकी AWS की आपने इंस्टेंस बनाई है और यहाँ से इंटरनेट से आप अपने मशीन को जो है एक्सेस कर रहे हैं। इस मशीन के साथ जो है एक EBS वॉल्यूम लगी हुई है, ठीक है, और इस वॉल्यूम का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये दिखाया हुआ है कि आपने इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है, और ये स्नैपशॉट आपने जो है अपने S3 बकेट के अंदर अपलोड कर दिया, ठीक है, कि आप उसको बाद में भी अगर कुछ हो तो अगर आपका EBS वॉल्यूम कुछ मसला हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें AWS सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप के ज़रिए से आप अपनी मशीन का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। इलास्टिक IP, एक इलास्टिक IP यानी कि आप पब्लिकली आपको उसको एक्सेस करना हो, एक इलास्टिक IP इसको दी हुई है। और इंस्टेंस लॉग्स आपके जा रहे हैं, इस मशीन्स के आपके इंस्टेंस लॉग आपके जो है वो S3 बकेट के अंदर अपलोड हो रहे हैं। तो ये एक पूरा आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है, इस तरीके से जो है अमेज़ॉन EC2 काम कर रहा है। EC2 मशीन है और इसके साथ अलग से एक ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम जो है अटैच है, ठीक है। Amazon Elastic Block Storage. Amazon EBS provides persistent, highly available, consistent, low latency block storage volume for use with Amazon EC2 instances, ठीक है। हाईली अवेलेबल होता है, लो लेटेंसी के ऊपर काम करता है। इसकी भी एक डायग्राम ये देखें, ये जो है इंस्टेंस है आपकी, ठीक है, और ये आपका EBS है। ये इसका डाटा लिंक दिया हुआ है 6 GB का, इसका जो है वो डाटा लिंक है जो इसके साथ कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ही लो लेटेंसी के ऊपर जो है ये काम करता है, ठीक है। Each Amazon EBS volume is automatically replicated within its availability zone to protect you from component failure, offering high availability and durability, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का जब भी वर्ड आता है तो वो जो है ये स्टोरेज के साथ लगकर आता है, ठीक है। It is designed for an application managers who need to tune workloads for capacity, performance and cost, ठीक है।
तो ये जो है आपका ब्लॉक स्टोरेज जो है आप उसको अलग से लगाते हैं, इसको अटैच करते हैं अपनी EC2 मशीन्स के साथ, और जो भी आपकी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो भी है, ठीक है, वो इस EVS स्टोर के ऊपर जो है स्टोर होती है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? हाई परफॉर्मेंस वॉल्यूम है, वेदर इट्स SSD बैक्ड और HDD बैक्ड वॉल्यूम्स, EBS डिलीवर हाई परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स दैट नीडेड द मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होती है, आप उसमें SSD आपकी होगी तो और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसकी जो HDD होती है वो भी ठीक ठाक उसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त होती है। इस तरीके से अवेलेबिलिटी EBS वॉल्यूम इज़ डिज़ाइंड फॉर 99.999% अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो है अवेलेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती, 99.99% इसकी जो है अवेलेबिलिटी है। इसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। EBS इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स सीमलेस सपोर्ट फॉर द डाटा एट रेस्ट एंड डाटा इन ट्रांजिट बिटवीन EC2 इंस्टेंसेस एंड EBS वॉल्यूम्स। देखें, जब डाटा एट रेस्ट, जब तक आपका डाटा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तब भी इसके ऊपर इंक्रिप्शन लगी हुई है, सिक्योर है आपका डाटा। और जब डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो भी इसके ऊपर जो है डाटा लिंक के ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई होती है, ठीक है, ताकि आपका ऑन द ट्रांजिट भी जो है आपका डाटा जो है सिक्योर है, ठीक है। आपने स्नैपशॉट बना सकते हैं। प्रोटेक्ट द डाटा बाय क्रिएटिंग पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट फॉर ऑफ EBS वॉल्यूम्स। आपने खुदा न ख्वास्ता अगर आपका EBS वॉल्यूम चला जाता है, ठीक है, तो आप इसके बैकअप जो कहलाता है, इसका बेसिकली जो बैकअप का वर्ड है, इसको हम उसको स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है। इस स्नैपशॉट लेकर के आप इसको S3 के ऊपर अपलोड कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से दो जगह पे आपकी जो है डाटा आपका आ जाएगा। एक्सेस मैनेजमेंट, अमेजॉन फ्लेक्सिबल नहीं, नया डाटा रेप्लिकेट नहीं होगा इसके ऊपर। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन में मिस हो रहे हैं। अहमद फराज का क्वेश्चन नहीं समझा। लाइक दिस इज फॉर हैविंग सेट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर आवर ऑफिस और बिजनेस। देखिए, दिस इज फॉर AMI। हाँ, जैसे आप अपने ऑफिस वगैरह के लिए जब बनाते हैं सिस्टम वगैरह, तो उसी तरीके से आप जो मिनिमम आपकी जो भी चीज़ हो, ठीक है, आप क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप अपनी मशीन सेलेक्ट करते हैं और उसी का अपने AMI बनाते हैं। अच्छा, ये जो उमैर कह रहे हैं, व्हाट अबाउट S3 जो आपको जो, अच्छा, हम लोग जो है स्नैपशॉट देख रहे थे। एक्सेस मैनेजमेंट अमेजॉन फ्लेक्सिबल एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज allow to specify who can access which EBS volumes ensuring secure access to the data, ठीक है। आप उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कौन है आपकी EBS वॉल्यूम को यूज़ कर सकता है। इसके ऊपर पॉलिसीज़, एक्सेस कंट्रोल ACL पॉलिसीज़ आप उसके ऊपर लग सकती हैं। इलास्टिक वॉल्यूम डायनेमिकली इंक्रीज कैपेसिटी, ट्यून परफॉर्मेंस एंड चेंज द टाइप ऑफ लाइव EBS वॉल्यूम्स। इसमें एक ये चीज़ है कि आप जब चाहें अपने जो है वॉल्यूम का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सिस्टम में एक हार्ड ड्राइव लगी होती है, आप ऐसा नहीं आप फ़ौरन विद इन मिनट्स आप उसके हार्ड ड्राइव की साइज़ बढ़ा, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आपने इसको बढ़ा लिया, ठीक है, लाइक 500 GB की हार्ड ड्राइव, आपने उसको 1 TB के ऊपर लेगा, तो 1 TB से पे आप दोबारा नीचे नहीं आ सकते आप, ठीक है। एक दफ़ा साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो वो कम नहीं हो सकता, डिक्रीज़ नहीं हो सकता। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डायग्राम क्या है। इंस्टेंस है, इसके साथ EBS लगा हुआ है और उसके साथ जो इसका एक डाटा लिंक है 6 GB का। रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। Amazon EC2 is hosted in multiple locations worldwide. These locations are composed of regions and availability zones. Each region is a separate geographic area. Each region has multiple isolated locations known as AZ. ये सब पहले से ही पढ़ चुके हैं। Amazon EC2 provides the ability to place resources such as instances and data in multiple locations. Resources aren't replicated across regions
अनलेस यूज़र डू स्पेसिफिकली। अच्छा, इसका जो जो आपके AMIs रखे हुए होते हैं ना, हर रीजन की अपनी अलग अलग AMI होती है, ठीक है। अगर आप, अच्छा ये थोड़ा आसान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, डिफरेंट रीजन्स में जो EC2 होती है, जैसे आपने विंडोज़ की आप 2012, ठीक है, R2 बेस आप मशीन बना रहे हैं, तो नॉर्थ वर्जीनिया के जो होगा ना, वहाँ भी आपको यही नज़र आ रहा होगा, विंडोज़ 2012 R2 बेस, ठीक है। आप ओहायो में जाएंगे, वहाँ भी यही नाम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नाम सब जगह सेम है, लेकिन जो उसकी इंस्टेंस की आईडी होगी ना, वो अलग अलग आपको शो कर रही होगी, ठीक है। हर रीजन्स के अंदर जो है वो अलग AMI बनी हुई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक ही नाम आपको सेम लग रहा है सब रीजन्स में एक ही AMI है, ऐसा नहीं होता। हर रीजन्स की जो है अपनी अलग अलग जो है वो AMI होती है, इसलिए जो है ना ये सर्विस जो है वो रीजनल सर्विस है। तो हाँ, अगर ख़ुद अपना कोई यूज़र है, वो अपनी कोई मशीन बनाए, उसकी AMI बनाए, फिर वो AMI दूसरे रीजन में ले जाए, ठीक है, वहाँ जाके वो मशीन चलाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अमेज़ॉन जो वैसे AMI देता है, वो जो है उसकी हर AMI हर रीजन में अलग अलग होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, तो ये तो आपने देखा वही है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर विंडोज़ एंड लिनक्स इंस्टेंसेस। सिक्योरिटी ग्रुप्स आप VPC में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि ये है क्या। A security group acts as a virtual firewall that controls the traffic for one or more instances. When instance has launched, it associate with one or more security groups with the instance, ठीक है। आप कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई जो है एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है। User can add rules to each security group that allow traffic to or from its associated resources, ठीक है। उस security group के साथ आप जो है अपना रूल्स आप अटैच कर सकते हैं, लाइक RDP है या SSH है, वो रूल आप ऐड कर सके और आप बता सकते हैं कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन होगी या मेरी IP से यूज़ होगी, ठीक है। ये भी आप उसके अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र कैन मॉडिफाई द रूल्स फॉर अ सिक्योरिटी ग्रुप एट एनी टाइम, द न्यू रूल्स आर ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने मशीन बनाते वक्त सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उसको आपने EC2 के साथ अटैच कर दिया उस मशीन के साथ कि ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप इस EC2 के साथ है, कि मतलब मैं विंडोज़ की मशीन बना रहा हूँ और इसके RDP पूरी दुनिया से ओपन है, ठीक है। उसके बाद आप मशीन बन गई, आपने काम वाम कर लिया, सब कुछ हो गया, और अब आप जो है अपने बिलफर्ज आप कस्टमर को के लिए आपने बनाया था, कस्टमर को दे रहे हैं, तो आप ये कस्टमर ने कहा भाई अब ये मशीन से मेरे पास से ओपन होनी चाहिए। आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गए, आपने चेंजेस है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से हटाया, जो उसकी पब्लिक IP थी उस कस्टमर की, आपने उसको अटैच मतलब उसमें लिख दिया, आपने टाइप कर दिया, ओके किया, अब जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप उस EC2 पे दोबारा से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आपने कोई नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चाहे तो आप बना भी सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको चलती हुई मशीन के अंदर आप सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ईजीली, कोई इशू नहीं है। अप्लाई टू ऑल इंस्टेंसेस डेट आर एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी ग्रुप आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब उस सिक्योरिटी ग्रुप में आप चेंज लेकर आए, उसके साथ जितनी भी EC2 मशीन उस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच होंगी, उन सब के ऊपर वो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपने एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और डिफरेंट मशीन्स के साथ लगा दिया, ठीक है, सब पे आपने काम किया, और उसके बाद जो है उस सिक्योरिटी ग्रुप पे एडिट किया, वो सब जो है वो सारी जितनी भी EC2 मशीन हैं उन सब के ऊपर जो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। EC2 elastic IP address. An elastic IP address is a static IP version 4 address designed for dynamic cloud computing. An elastic IP address is associated with the AWS account. With an elastic IP address, user can mask the failure of an instance or software by rapidly remapping the address to another instance in your account. अच्छा, नोट कर लिया, AWS डू नॉट सपोर्ट IP वर्जन इसके लिए सपोर्ट नहीं है। अच्छा, इलास्टिक IP एड्रेस का ये है कि जब तक ये यूज़ हो रही है तो इसके कोई पैसे नहीं हैं, ठीक है। और जब तक अगर आपने इस इलास्टिक IP को ले लिया और आप यूज़ नहीं कर रहे तो इसके जो है ना पैसे चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा हिसाब होता है इसका, ठीक है। तो आपने अगर कोई स्टैटिक, आपने अपनी मशीन के लिए कोई स्टैटिक IP रखनी है तो इसके लिए आपको
इलास्टिक आईपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप के बाद जो है अमेज़ॉन मशीन्स की जो है ना आईपी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी आईपी स्टैटिक रहे, चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको जो है अपनी इलास्टिक आईपी एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा। प्राइसिंग देख लेते हैं। प्राइसिंग इसकी जो है 4 डिफरेंट टाइप्स की इसकी प्राइसिंग है। ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंसेस, रिजर्व इंस्टेंसेस एंड डेडिकेटेड होस्ट। तो ये चारों को देख लेते हैं, ये है क्या क्या। Amazon EC2 is free to try. There are 4 ways to pay for the Amazon EC2 instance. सबसे पहले on demand. With on demand instances, user can pay for compute capacity by per hour और per second billing. Per second billing जो होती है वो Linux की machines में होती है, per second billing Windows की machines में नहीं होती। Depending on which instances you run, no longer term commitments or upfront payments are needed. सबसे जो महंगी मशीन बनती है वो ऑन डिमांड पे बनती है। ठीक है, आप जब चाहें मशीन बना लें, जितने अरसे के लिए चाहें मशीन बना लें, वो बनेगी ऑन डिमांड के ऊपर। ठीक है, और इसके पैसे वैसे तो होते हैं पर आवर पर सेकंड के ऊपर बिलिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी मशीन्स भी जो है ऑन डिमांड के ऊपर ही बनती हैं। ठीक है, दूसरी टाइप है स्पॉट इंस्टेंसेस। स्पॉट इंस्टेंस जो है वो सबसे सस्ती होती है। ठीक है, स्पॉट इंस्टेंस क्या है? Amazon EC2 स्पॉट इंस्टेंसेस अलाउ यूज़र टू रिक्वेस्ट स्पेयर Amazon EC2 कंप्यूटिंग कैपेसिटी फॉर अप टू 90% ऑफ द ऑन डिमांड प्राइस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि Amazon आपने किसी ने मशीन ख़रीदी बड़ी, ठीक है, बड़ी कोई कंप्यूटिंग मशीन ख़रीदी, तो लेकिन इस्तेमाल पूरी नहीं हो रही वो, तो अमेज़ॉन क्या करता है, उसमें से एक चंक निकालता है और वो उसको किसी और को बेच देता है। ठीक है, बिल्कुल मैंने एक बड़ी सी मशीन ख़रीदी है, ठीक है, लेकिन मैं पूरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमेज़ॉन उसको देख रहा होता है, वॉच कर रहा था, और उसमें से क्या कहता है, एक छोटा सा चंक लेता है और वो किसी और को बेच देता है। समझ गए? लेकिन जब मुझको यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। जब मेरी यूज़ करने की बारी आएगी तो जो उसने दूसरे को बेचा होगा ना, वो उससे ले लेगा। ठीक है, अब उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई मैंने ख़रीदा है स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है, किसी और के मशीन से निकाल के अमेज़ॉन ने मुझको दे दिया स्पॉट इंस्टेंस। अब जो है मेरा उसमें चीज़ें चल रही है, 2 मिनट के अंदर जो है ना मेरी स्पॉट इंस्टेंस ख़त्म हो जाएगी बगैर किसी कोई बताए बगैर। ठीक है, आपको स्पॉट इंस्टेंस आपकी ख़त्म। तो ये वहाँ पर होती है जहाँ पर आपने कोई QA करना हो, कोई टेस्टिंग करना हो, जहाँ पर आपको अपने डाटा के जाने का गम ना हो। ठीक है, ये कभी भी मशीन बंद हो सकती है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं होता था, और ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए मशीन बंद। आपने स्पॉट इंस्टेंस के अंदर कोई भी जब भी मशीन बनाते हैं, कोई टेस्टिंग वगैरह QA वगैरह करना हो, तो उसके लिए आप स्पॉट इंस्टेंस लेते हो कि आपने उसकी टेस्टिंग करी, 24 घंटे का आपको टाइम मिलता है। हो सकता है 24 घंटे चल जाए, हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर ही वो मशीन ख़त्म हो जाए। तो ये मशीन जो है वो सबसे सस्ती मिलती है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक कंपनी थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट इंस्टेंस यूज़ कर रही है वो कंपनी। ठीक है, और जो है अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर चला रहे हैं वो लोग, और उनको इंतहाई मतलब चीप पड़ रहा है उनको। ठीक है, उनका कुछ सिनेरियो इस तरीके से है कि वो स्पॉट इंस्टेंस पर ही काम करते हैं, तो उनका काम चल जाता है वो। ठीक है, तो उनको जो है ऑन डिमांड मशीन्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप कह लें कि मेरा घर है और मेरे घर के बाहर एक छोटा सा कार पार्क बना हुआ है, मैं उस पर अपनी आता हूँ, गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। अब मैं चला जाता हूँ तो कोई मोहल्ले का कोई आया बंदा, उसने अपनी गाड़ी पार्क कर ली, या कोई मोहल्ले का कोई रिश्तेदार आया, उसने गाड़ी आके पार्क कर ली। अब जब मैं वापस आऊँगा तो भाई वो जगह किसकी है? मेरी है। तो उसको अपनी गाड़ी फ़ौरन जो है ना हटानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी पार्क कर लूँगा। तो मतलब वो जगह बेसिकली है मेरी। अब चूँकि मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो कोई दूसरा बंदा आया, उसने अपनी आके गाड़ी पार्क कर ली, लेकिन जब मैं आऊँगा तो मैं ही अपनी गाड़ी पार्क करूँगा, उसको अपनी गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो स्पॉट इंस्टेंस भी जो है ना इसी तरीके से काम करता है कि जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, अमेज़ॉन वो चंक निकाल के आपको दे देता है और उससे भी जो है वो पैसे बनाता है। ठीक है,
रिज़र्व इंस्टेंस जो है तकरीबन 75% इसमें पैसे तकरीबन काटे जाते हैं। ये क्या, रिज़र्व इंस्टेंसेस प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट अप टू 75% कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टेंस प्राइसिंग। रिज़र्व इंस्टेंस में जो है दो तरीके की होती हैं। उसमें आप क्या होता है कि आप अपनी मशीन बनाओ और जो है वो 1 साल के लिए कहो कि मैं 1 साल तक ये मशीन मैं यूज़ करूँगा। अगर आप पहले से अगर आप बता दें कि ये मशीन मैं 1 साल के लिए यूज़ करूँगा तो आपके पैसे ठीक ठाक कट डाउन हो जाएंगे। अमेज़ोन के पैसे काफ़ी कम कम कर देगा। एक और उसमें होता है कि आप बता दें कि मैं ये 3 साल तक ये मशीन या ये मैं सर्वर मैं 3 साल तक यूज़ करूँगा, तो पैसे आपके और ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये रिज़र्व इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप पहले से कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, तो आप पूरे पैसे दे देंगे तो आपको और कम पड़ जाएगा। ठीक है, आप कुछ परसेंट देंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पैसे ऊपर लगेंगे। लेकिन रिज़र्व इंस्टेंस में ऑन डिमांड के मुकाबले में पैसे आपको काफ़ी कम पड़ते हैं। डेडिकेटेड होस्ट, a dedicated host is a physical EC2 server dedicated for use. Dedicated host can help to reduce costs by allowing user to use existing server-bound software licenses, including Windows Server, SQL Server, and SUSE Linux Enterprise Server. अच्छा, डेडिकेटेड होस्ट भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक अलग से पूरा एक सर्वर दे दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसके फिर अलग से और पैसे चार्ज हो रहे होते हैं, या आपके उस सर्वर के ऊपर कोई दूसरा बंदा अपनी मशीन ही बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये सारा शेयर चल रहा होता है अमेज़ॉन के ऊपर, एक ही सर्वर होता है, उसके ऊपर कितने लोगों ने मशीन्स बनाई होती हैं आपको पता नहीं होता है, लेकिन सब आइसोलेटेड होती हैं। लेकिन डेडिकेटेड में आपका अलग सर्वर मिलता है। ठीक है, उस सर्वर में किसी और बंदे की दूसरे की वो मशीन्स नहीं बनती। तो चूँकि आप सर्वर अलग से लेते हैं तो उसके अलग से चार्जेस ज़्यादा होते हैं थोड़े। Amazon EC2 pricing per second billing. With per second billing, pay for only what in use. It takes cost of unused minutes and seconds in an hour of the bill. ठीक है, आप जितने सेकेंड आप उसको यूज़ करेंगे आपका उतने का बिल बनेगा। जो आप यूज़ नहीं कर रहे आपका उसका बिल नहीं बनेगा। EC2 usage are built on 1 second increments with a minimum of 60 seconds. Similarly, provisioned storage or EBS volume will be built per second increments with a 60 second minimum. ठीक है, पर सेकेंड बिलिंग होती है दोनों की, EC2 की ऊपर की और जो है EBS वॉल्यूम दोनों की जो है वो पर सेकेंड के ऊपर जो है वो बिलिंग होती है। अच्छा, इसकी हम जो है वो लैब करेंगे। लैब आज नहीं है, लैब अगले हफ्ते है। तो उसमें आप की पेयर बनाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे, एक EC2 की मशीन बनाएंगे। ठीक है, उसका RDP लेंगे, एक लिनक्स की मशीन बनाएंगे यूबंटू की, उसका हम SSH लेंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि RDP किस तरीके से लिया जाता है अमेज़ॉन की मशीन का, और SSH किस तरीके से अमेज़ॉन की मशीन का लिया जाता है। ठीक है, वो आपको पूरा दिखाएंगे। इस तरीके से लॉन्च टेम्पलेट आपका होगा, EC2 टेम्पलेट एंड लॉन्च EC2 इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट, AMI, स्नैपशॉट, वॉल्यूम वगैरह हर चीज़ जो है इस पूरे लैब के अंदर डीपली जो है नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें आपको दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर हम ले ठीक है, तो आज हमें EC2 की लैब करनी है और EC2 की लैब में हम लोग कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स और उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो लोग आ जाइएगा नॉर्थ कैलिफोर्निया में। ठीक है, यहाँ नॉर्थ कैलिफोर्निया में आ जाइएगा आप लोग। हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे लैब्स परफॉर्म करने के लिए। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग विंडोज़ की और लिनक्स की मशीन्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक पैरामीटर्स और बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम की पेयर डाउनलोड करेंगे। की पेयर डाउनलोड करने के बाद हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे विंडोज़ के और लिनक्स के। उसके बाद हम लोग जो है विंडोज़ की और लिनक्स की इंस्टेंसेस बनाएंगे। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ सब कुछ ताकि आपके सामने रहे सब चीज़ें।
आप लोग आ जाएं नॉर्थ कैलिफोर्निया में, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, आप लोग नॉर्थ कैलिफोर्निया में सारे आ जाएं, खुला हुआ उनके पास है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने आना है की पेयर में, अपने उल्टे हाथ पे देखिएगा की पेयर आ रहा है। अगर किसी ने अभी अभी लॉगिन किया है कंसोल को, तो सर्विसेज में जाके यहाँ पे लिखिएगा EC2, ऊपर सर्विस में जाके EC2 लिखिएगा और EC2 में लिखने के बाद की पेयर पे क्लिक कर दिएगा। कर दिया यहाँ पे, की पेयर्स पे आ गए सारे। अच्छा, मुझे एक्नॉलेज करते रहिएगा जैसे लास्ट टाइम आप लोग करते रहते हैं, मुझे सही है। अटेंडेंस लेते रहना, हाँ ठीक है। की पेयर के अंदर सबसे पहले की पेयर बनाएंगे। अच्छा, ये की पेयर है क्या, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। की पेयर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें अपनी मशीन के पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना होता है। जब हमें लिनक्स के पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है या विंडोज़ के पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है, आप अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड नहीं रख सकते। अमेज़ॉन आपको एक दफ़ा पासवर्ड जनरेट करके देगा यूजिंग के पेयर, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप अपना पासवर्ड नया रखना चाहें या नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये की पेयर का फ़ायदा ये होता है कि की पेयर जिसके भी पास होगा वो इस मशीन को एक्सेस कर सकता है जिसके साथ ये की पेयर अटैच है, पासवर्ड उसी से डिक्रिप्ट होगा। अगर ये की पेयर किसी सूरत मिसप्लेस हो जाता है या आपके पास से डिलीट हो जाता है, आप इस मशीन को ज़िंदगी भर लॉगिन नहीं कर सकते। आपने करना क्या होगा, आपने उस मशीन का नया AMI बनाना होगा इमेज, और उस इमेज को नए की पेयर के साथ डिक्रिप्ट करना होगा। लेकिन वो डिक्रिप्ट भी उसी वक्त हो सकता है अगर वो सिर्फ की पेयर से हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने की पेयर से नई मशीन बनाई, एक हफ्ते के बाद कस्टम पासवर्ड रख लिया आपने। कस्टम पासवर्ड रखने के बाद वो पासवर्ड आप भूल गए, और भूलने के बाद आपने क्या किया, आपने नई AMI बनाई और उससे नया की पेयर लगाया। वो की पेयर काम ही नहीं करेगा क्योंकि आपने की पेयर हटा के अपना कस्टम पासवर्ड अटैच कर लिया उसके साथ। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पासवर्ड चेंज ना करें, बल्कि जो की पेयर जो पासवर्ड डिक्रिप्ट करके दे रहा है आप उसी को यूज़ करें। आप कभी अपना पासवर्ड ना रखें इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अपना की पेयर बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा की पेयर है। की पेयर वंस डाउनलोड होगा, उसके बाद कभी भी डाउनलोड नहीं होगा। उस की पेयर का थंबप्रिंट या फिंगरप्रिंट आप कह लें, वो आपके यहाँ की पेयर के अंदर नज़र आ रहा होगा ताकि ये की पेयर उससे मैच हो सके। लेकिन ये की पेयर की जो फाइल है जो कि PEM की सूरत में होती है, PEM स्टैंड फॉर प्राइवेसी इनहांस मेल, ठीक है ना। ये जो PEM की है, ये PEM की बेसिकली आपके पास होगी जिसको आप अपने पास किसी सिक्योर जगह पे सेव कर देंगे और वहीं से आप इसको यूज़ करेंगे। फाइल का फॉर्मेट होता है PEM, ठीक है, प्राइवेसी इनहांस मेल कहलाता है ये। अगर आपको विंडोज़ के लिए यूज़ करना हो तो आप इसी PEM की को यूज़ करेंगे, और अगर आप लिनक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं देन यू विल हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम PEM टू PPK। किसके थ्रू करेंगे आप इसके लिए पटी जेन का यूज़ करेंगे, जिसको हम अभी आगे लेटर ऑन देखेंगे जब हम लिनक्स की कोई मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप सबने फॉलो कर लिया, PEM की डाउनलोड हो गई है सबकी। PEM की को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। PEM की जो होती है वो प्राइवेट की एक होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली आप अपनी मशीन को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक विंडोज़ की मशीन हो या लिनक्स की मशीन हो, उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप इस PEM फाइल को यूज़ करते हैं। अगर PEM फाइल आपसे मिस हो गई तो आप अपनी विंडोज़ की या लिनक्स की मशीन को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप विंडोज़ की मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो आप PEM की यूज़ करेंगे, और अगर आप लिनक्स की मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो आप PPK की फाइल को यूज़ करेंगे, राइट। PPK को कन्वर्ट करने के लिए, PEM से PPK को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पटी जेन होना चाहिए। पटी जेन होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। अच्छा, नासिर का जो सवाल था उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नासिर का सवाल था कि हर मशीन के लिए आपको नई की पेयर बनाना पड़ेगा, तो इसका जवाब है कि चॉइस इज़ योर्स। अगर आप समझते हैं कि आपकी तमाम मशीन एक ही की पेयर से चलनी चाहिए, आप उसी की पेयर को यूज़ कर लें, वरना होता यह है कि 3 से 4 डिफरेंट की पेयर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्शन की मशीन का अलग की पेयर होगा,
प्रोडक्शन में विंडोज़ और लिनक्स की मशीन का अलग की पेयर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट की मशीन का की पेयर अलग होगा। ये आपकी टीम और आप डिसाइड करेंगे बैठ के कि किस तरह से लेके चलना है, स्ट्रक्चर को किस तरह बनाना है। जिस तरह से वीपीसी के अंदर हमने डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर पहले सोचा था, क्या 2 प्राइवेट होने चाहिए, 2 पब्लिक सबनेट होने चाहिए, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे भी पहले आप पेपर वर्क करेंगे कि आपको कितने पीकेयर चाहिए, किस किस के साथ इसको शेयर करना है और कैसे लेके चलना है। ये तमाम चीज़ें इस की पेयर का पार्ट होंगी, ठीक है। ओके, की पेयर डाउनलोड हो गया है हमारे पास, ये की पेयर वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया है। अगले प्रोसेस में हम जाएंगे अब सिक्योरिटी ग्रुप को बनाने के लिए, ठीक है। आ जाए सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ। स्टेप नंबर 1 हो गया था पैम की। अब कोई भी मशीन बनाने से पहले, अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप मशीन बनाने के दौरान भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ उस मशीन के लिए की पेयर बना रहे होंगे, बाद में किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले से की पेयर बनाएं और वहाँ पे नई बनाने के बजाय एग्जिस्टिंग जो आपने की पेयर बनाया उसको और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को आप यूज़ करें, ठीक है। तो उल्टे हाथ पे देखें, नीचे आ रहा होगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, उसमें आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, क्लिक कीजिएगा उसको आप। सिक्योरिटी ग्रुप को क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। एक बात याद रखिएगा, सिक्योरिटी ग्रुप जो है आप किसी ना किसी वीपीसी से अटैच करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, शेरदिल विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, और लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैं वीपीसी पे गया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ही आ रहा है खाली, बाकी सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो गए मेरे पास, नो इश्यूज़, ठीक है, सही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देनी ज़रूरी है। विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैं दे दिया है, ठीक है। और ये मैंने पहला सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ विंडोज़ का बनाया, याद रखिएगा, लिनक्स का भी नहीं बनाया हमने, विंडोज़ का बनाया है सिक्योरिटी ग्रुप। लेकिन यहाँ पे देखिएगा नाम नहीं आ रहा होगा कोने पे। अच्छा, वीपीसी बना लिया, ओ सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, इसमें नेम का ऑप्शन खाली आ रहा है, ये देखिएगा नेम का ऑप्शन खाली आ रहा है। अब मेरे ख्याल ये ऑप्शन शायद सबको समझ में आ रहा होगा, ये हमने वीपीसी में भी ऑप्शन यूज़ किया नाम लिखने के लिए, राउटिंग टेबल सबनेट्स के लिए, याद आया सबको। तो यहाँ पे जो शेरदिल विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप नाम लिखा है, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपना प्रॉपर नाम लिख दें जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं लिख रहा हूँ शेरदिल विंडोज एसजी सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये मैंने करके सेव कर दिया इसको, ये मेरा सेव हो गया विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। नाम लिख लिया सबने। ये सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट 2 है। पहले में हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया और वीपीसी के साथ अटैच कर दिया, दूसरे में हमने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम लिखा है हमने। अच्छा, विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। इसकी इनबाउंड पॉलिसीज बनानी है आपने। इनबाउंड पे क्लिक करिएगा, एडिट पे जाएं और एडिट पे जाके आप यहाँ पे लिखिएगा RDP। हमें रिमोट डेस्कटॉप खोलना है इसके अंदर, ठीक है। एनीवेयर करें और इसको सेव कर दें। अच्छा, ये बन गया है। अब एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है हमें लिनक्स का, ठीक है ना। क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ जाएंगे, मैं लिख रहा हूँ शेरदिल लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, डिफ़ॉल्ट मेरा है। अच्छा, रूल आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और बनाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने पहला वाला अलग अलग किया था, अब मैं यहाँ पे इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ ही रूल ऐड कर रहा हूँ। कस्टम TCP किया, यहाँ पे मैंने SSH करना है डायरेक्ट,
ये रहा SSH, यहाँ आ रहा होगा कहीं पे, ये रहा। SSH करूँगा, पोर्ट 22 खुद ही उठा लेगा। कस्टम पोर्ट की जगह मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर जगह से खोल दो, एनीवेयर, और क्रिएट कर देता हूँ मैं। ओह सॉरी, क्रिएट। डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे एरर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बाद में हम नाम भी लिख सकते हैं, शेरदिल लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, आप सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करें तो आप देखिएगा आपका आउटबाउंड हमेशा खुला हुआ नजर आएगा। इनबाउंड इम्प्लिसिट डिनाई होता है। जब इम्प्लिसिट डिनाई होता है तो इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट तमाम पोर्ट्स दुनिया भर से ब्लॉक हैं। आपको जो भी पोर्ट्स खोलनी है आप वो पोर्ट्स खोलें, बकिया बंद रहेंगी, बजाय इसके कि सारी पोर्ट्स खुली हो बारी बारी बंद करें। कितने को बंद करेंगे आप? 65,000 पोर्ट्स हैं। तरीका ये होता है फायरवॉल में कि जितनी पोर्ट्स की ज़रूरत है 10, 15, 20, 50 उसको खोलें, बकिया ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। चलें, विंडोज, हमारी विंडोज का सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर है, लिनक्स का सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट EC2 वर्चुअल मशीन बेस्ड ऑन विंडोज, ठीक है। तो इसी पर आ जाएं, टॉप पर। अब हम पहली विंडोज की मशीन बनाने जा रहे हैं EC2 की। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है मिस हो गया आप लोगों से। उल्टे हाथ पे जाएं। अच्छा उस्मान आप भी साथ में फॉलो कर लीजिएगा। उल्टे हाथ पे जाइएगा, EC2 डैशबोर्ड आ रहा होगा। यहाँ तक आ गए सारे? EC2 डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके पास आ रहा होगा 0 रनिंग मशीन्स इंस्टेंसेस। क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर आ जाएंगे अंदर कंसोल में। कंसोल में आने के बाद आपने क्लिक करना लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस के अंदर आएंगे, जर्नल पर्पस T2 माइक्रो, ठीक है। T2 माइक्रो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। पहुंच गए यहां तक? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दोबारा से जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें, पहला स्टेप। अच्छा अंदर आएंगे तो बहुत सारी AMI आएंगी। AMI स्टैंड फॉर Amazon मशीन इमेज। कौन सी मशीन आपने डिप्लॉय करनी थी, कौन सा एडिशन, कौन सा वर्जन, तो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे आप सर्च आइटम पे विंडोज लिख दें, इससे विंडोज की आपको दिखा देगा, ठीक है। विंडोज के अंदर 2012 में आप आ जाएं। हम R2 बेस बना रहे हैं 2012 की। इस पर सेलेक्ट करें आप, T2 माइक्रो, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स पे क्लिक करें। अब ये कुछ पैरामीटर्स पूछेगा, कौन से VPC में बनाने हैं, कौन सा सबनेट लगाना है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसके अंदर अगर आपने गलती की तो आपका जो मशीन है वो किसी गलत जगह डिप्लॉय हो जाएगी, पब्लिक की जगह प्राइवेट पे चली जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें।
तो इसमें ऊपर पूछ रहा है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कितनी मशीन बनानी है इसकी आपने। बाय डिफॉल्ट 1 आती है, हमें 1 पे ही लेके जानी है। परचेजिंग ऑप्शन हमें इसको यूज नहीं करना स्पॉट इंस्टेंस को, क्योंकि हम ऑन डिमांड इंस्टेंस बना रहे हैं। स्टेप नंबर 3, नेटवर्क कौन सा चाहिए। मेरे पास यूके डिफॉल्ट नेटवर्क है, मैं डिफॉल्ट को यूज करूंगा। आप तमाम लोग 11 बैच को यूज करेंगे, राइट। 11 बैच को जब आप यूज करेंगे तो वो आपसे सबनेट पूछेगा कि किस सबनेट में आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा, मैं सबनेट को वेरीफाई कर लेता हूं अपने यहां से। दोबारा बता रहा हूं, यहां से अपना वीपीसी सेलेक्ट करना है। सबनेट के अंदर पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है। आपके पास पब्लिक और प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा होगा वहां पे, और नीचे ऑटो असाइन पब्लिक आईपी में इनेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनेबल का, ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें आप लोग पहले। ओके, बकिया जो स्टेप्स हैं उन सबको आप छोड़ दीजिएगा, ये सब डिफॉल्ट ऑप्शन है सारे, ठीक है। T2 T3 अनलिमिटेड का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो बेसिकली ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है पर आवर के हिसाब से। अगर आपकी यूटिलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा है तो इसके ऊपर चेक लगाने से आप उसकी यूटिलाइजेशन को और बूस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। IAM रोल आप उस वक्त यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अहमद फराज जो यूज़र है उनको EC2 बनाने का एक्सेस दिया है, या उनको S3 का एक्सेस दिया है कि S3 पे डाटा अपलोड या डाउनलोड कर सकें। अगर IAM रोल के साथ S3 को अटैच करता हूं मैं, इसका मतलब यह है कि EC2 की मशीन S3 से डाटा को ले सकती है और वापस बिक सकती है। आपको याद होगा IAM पढ़ाते वक्त मैंने IAM रोल की लैब करवाई थी, ये IAM की रोल की लैब करवाई थी, लेकिन अटैच यहाँ पे होता है ये, ठीक है। तो वो अटैच नहीं करना है आपने, इसको आप छोड़ दें। चाहिए आप लोग नीचे आ जाएं इसको स्टेप्स पे। इलास्टिक ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स की मशीन, अगर आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, ग्राफिक एक्सेलरेशन चाहिए इस मशीन के साथ, आप इसके ऊपर चेक लगा के ले सकते हैं अगर उस रीजन में ग्राफिक अवेलेबल है, ठीक है। GPU यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अवेलेबल है, देन आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको भी छोड़ रहे हैं। डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए, इस पर चेक लगा दें। बाय डिफॉल्ट बेसिक मॉनिटरिंग अलाउ होती है। डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए, आप इसको क्लिक कर दें, डिटेल मॉनिटरिंग मिलना शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मशीन एक्सीडेंटल डिलीशन ना हो, यानी कि गलती से कोई माउस का क्लिक हो जाए, मशीन डिलीट हो जाए, आप उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपको टर्मिनेशन प्रोटेक्शन के ऊपर जाके चेक लगाना पड़ेगा। अच्छा, इलास्टिक ग्राफिक यूनिट हर रीजन में अवेलेबल नहीं है, जिस रीजन में अवेलेबल है आपको नजर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिया। T2 T3 अनलिमिटेड बेसिकली जो T2 मशीन्स होती हैं टाइप GP मशीन टाइप, उसके साथ ये होती है यूज, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टोरेज की तरफ। बाय डिफॉल्ट विंडोज की जब आप मशीन यूज करते हैं तो 30 GB स्टोरेज यूज होता है, और जब आप लिनक्स की मशीन यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट तो 10 GB स्टोरेज यूज होता है। अच्छा, वॉल्यूम टाइप्स जो होती हैं बेसिकली 5 किस्म की वॉल्यूम टाइप्स होती हैं। 3 बूटेबल होती हैं, 2 नॉन बूटेबल होती हैं, ठीक है। 5 किस्म की टाइप्स में कौन कौन सी हैं? GP2, IO और मैग्नेटिक, ये 3 हैं, ठीक है। और जो नॉन बूटेबल हैं उसमें 2 टाइप्स आती हैं। वन इज कॉल्ड ST1, सेकेंड इज कॉल्ड SC1, यानी कि कोल्ड ऑप्टिमाइज और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, ये 2 टाइप्स होती हैं। अब आप गौर करें कि इसके अंदर 3 टाइप्स आ रही होती हैं। न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे आपके पास 5 टाइप्स आ रही हैं, लेकिन ये 5 टाइप आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। रीजन डैट, पहला वॉल्यूम हमेशा रूट वॉल्यूम होता है, रूट वॉल्यूम में नॉन रूट वॉल्यूम कभी नजर नहीं आएंगे। ये टेक्निकल सवाल है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में भी कंफ्यूज होते हैं कि 5 टाइप्स हैं, 3 यहाँ नजर आ रहे हैं, दूसरे क्लिक करें तो 5 नजर आते हैं। टेक्निकल रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन ये है कि 5 में से 3 बूटेबल हैं। बूटेबल का मतलब क्या है? जिससे आपकी मशीन बूट होती है, जिससे आपकी विंडोज़ या लिनक्स का आपको ऑप्शन नज़र आता है, आपकी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम खुलकर सामने आता है आपके सारे ऑप्शन के साथ। तो बूट ड्राइव्स हमेशा, पहली ड्राइव्स हमेशा बूट ड्राइव्स होती है, इसको आप रूट वॉल्यूम कहते हैं, इधर विंडोज़ और लिनक्स। अगर नया वॉल्यूम होगा तो नए वॉल्यूम के अंदर आपके पास ST1 या SC1 नज़र आ रही होगी, राइट।
ये आपका ऑप्शन हो गया। रिव्यू, अच्छा ऐड टैग्स पे जाएंगे हम लोग। ऐड टैग्स पे जाने के बाद यहाँ कोई टैग नहीं लगाना, छोड़ दें। सिक्योरिटी ग्रुप आप बना चुके हैं तो नया नहीं बनाएंगे आप, बल्कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि मैं विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पर क्लिक कर दूंगा। ये वो ऑप्शन है जहाँ मैंने आपको कहा था कि नया बनाने के बजाय आप पुराने वाले को यूज़ करेंगे। और आखिर में रिव्यू एंड लॉन्च, ये पूरी ऑप्शन सारे आपको दिखा रहा है। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा कि एग्जिस्टिंग की पेयर यूज़ करना है जो पुराना आपने बनाया था, नया बनाना है या बगैर की पेयर के यूज़ करना है। बगैर की पेयर के यूज़ किया तो ज़िंदगी भर लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप, तो आप पुराने की पेयर के साथ यूज़ करें जो की पेयर आपने बनाया था। मैंने बनाया शेरदिल 13 बैच और एक्नॉलेज कर दिया मैंने। ठीक है, की पेयर वाले पे आप क्लिक करें लॉन्च पे और यहाँ अपना की पेयर सेलेक्ट कर लें जो आपका की पेयर है। नुमान का सवाल है योर इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन नॉट एलिजिबल फ्री टियर। वजह यह है कि हमारी मशीन फ्री टियर से आगे जा चुकी है, हमारी जो ये है अकाउंट जो है, ठीक है।